हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सूर्यालो एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे मई मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो पहली न्यूज़ हमारे पास है, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है डिजिटल एक्सेस राइट को लेकर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है यहाँ पर अमर जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जब हम बात करते हैं हमारे पास फंडामेंटल राइट्स की, और फंडामेंटल राइट में भी आर्टिकल 21 जो कि बात करता है राइट टू लाइफ की, ठीक है, तो उसमें एक इंटीग्रल पार्ट हम और शामिल कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना है, और वो है डिजिटल एक्सेस राइट का। डिजिटल एक्सेस राइट का मतलब, देखिए, आज की डेट में सरकार की बहुत सारी सेवाएं ऐसी उपलब्ध हैं जो आप डिजिटली एक्सेस कर सकते हो। जैसे अगर आपने पासपोर्ट अप्लाई करना है, आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे। आपको कोई अपना डॉक्यूमेंट चाहिए तो उसके लिए आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो ये सब क्या है, बेसिकली आपको गवर्नमेंट की तरफ से डिजिटल फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर ये कहना है कि ये जो डिजिटल एक्सेस फैसिलिटीज हैं, ये सब इस तरह से बनाई जानी चाहिए, इस तरह से इनका काम होना चाहिए कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं वो भी इनको प्रॉपरली यूटिलाइज कर सके। तो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अब जो कहा है, जो हमारे लिए क्वेश्चन बनता है वो ये है कि डिजिटल एक्सेस जो है दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। ओके, सो डिजिटल एक्सेस इज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। और इसके लिए हमारे पास जो स्कीम जैसी कुछ चल भी रही है, जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, जैसे गांव के लोगों को हम कैसे डिजिटली साक्षर बनाएं, उसमें हमारे पास पर्सन विद डिसेबिलिटीज को भी प्रॉपरली रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, तो एक पूरा का पूरा सिस्टम। और आपने वैसे सुना भी होगा, विद टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, आर्टिकल 21 को और ज़्यादा एक्सपैंड करती है। राइट टू लाइफ की एक जो डेफिनेशन है वो और ज़्यादा हमारे पास एनहांस होती हमें दिखाई देती है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो मध्य प्रदेश भारत का ऐसा पहला राज्य बना है जिसने हमारे पास एआई बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, जिससे वो फॉरेस्ट की मैनेजमेंट करेंगे। और हो भी क्यों ना, अगर हम बात करें भारत के सभी राज्यों में सबसे बड़ा फॉरेस्ट एरिया किस राज्य का क्या है, तो आपको बता दूं कि भारत में सबसे बड़ा फॉरेस्ट एरिया है मध्य प्रदेश के पास। और यहीं पर आपने सुना होगा कि हमारे पास चीताज को भी इंट्रोड्यूस किया गया था कूनो नेशनल पार्क में। ठीक है, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतास को भी इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि मध्य प्रदेश के पास भारत का सबसे बड़ा फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, और उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद भारत का कौन सा राज्य जिसके पास दूसरा सबसे बड़ा फॉरेस्ट कवर है, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। ओके, सो फर्स्ट नंबर पे मध्य प्रदेश, सेकंड पे अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा। और हमारे पास अगर हम बात करें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, गवर्नमेंट क्या कर रही है कि फॉरेस्ट और ट्री कवर को बढ़ाया जाए भारत के अंदर। तो टारगेट क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में आई थी, उसका लक्ष्य है कि भारत का तकरीबन 33% लैंड एरिया, 33% लैंड एरिया जो है वो ट्री और फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए। अभी राइट नाउ कितना है, 25.17। तो अभी हमने काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, एक चीज और है, पूरे वर्ल्ड वाइड जो है वो बोन चैलेंज ऑन गोइंग है। बोन चैलेंज का मतलब क्या है कि डेजर्टिफिकेशन को रोकना, और जो डेजर्टेड एरिया है उसको फिर से रिस्टोर करना, मतलब ऐसी जमीन जो बंजर हो चुकी है उसको रिस्टोर करना। ठीक है, जिसमें कुछ उग नहीं पा रहा उसको फिर से रिस्टोर करना। तो उसके लिए हर कंट्री को कुछ ना कुछ टारगेट दिया गया है। तो इंडिया ने क्या कहा है कि वो 26 मिलियन हेक्टेयर, 26 मिलियन हेक्टेयर जो डिग्रेडेड लैंड है, जो हमारे पास बंजर जमीन है, उसको रिस्टोर किया जाएगा बाय 2030। तो ये भी याद रखिएगा कि बोन चैलेंज का संबंध किससे है, टू ब्रिंग द डिग्रेडेड लैंड अंडर रेस्टोरेशन। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। पहला सवाल तो बिल्कुल सिंपल ही है कि किसने हमारे पास सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट का जो काम है वो शुरू किया है, दैट इज मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हमारे पास ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025, 2025 की एक ग्लोबल विंड रिपोर्ट आई है। देखिए, विंड एनर्जी इज टाइप ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी। रेन्यूएबल एनर्जी में सोलर एनर्जी आता है, जियोथर्मल एनर्जी आती है, हमारे पास विंड एनर्जी आती है, जो हमारे पास विदाउट एनी पोल्यूशन हमें एनर्जी प्रोवाइड करने वाले सोर्सेज हैं और जो लगातार अवेलेबल हैं। तो उसमें विंड एनर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। विंड हमारे पास मिल सकती हैं। आजकल तो ब्लेडलेस टर्बाइंस के बारे में भी बात हो रही है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर अभी जो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल है, उसने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है कि हमारे पास जो हमने पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज के जो टारगेट रखे थे वो हमारे पास जो है वो पूरे नहीं हो पाए। ठीक है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने क्या बताया कि इंडिया जो है अब
पूरे विश्व में चौथे नंबर पर आ गया है इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड विंड पावर। तो सबसे पहले सब नंबर पर है चाइना, जो सबसे ज्यादा विंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सेकंड नंबर पे है यूएस और फोर्थ पे है जर्मनी। हमने फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए ये पोजीशन जो है अटेन की है। एक बहुत अच्छा मार्ग है, लेकिन अभी भी जो इंडिया की कोस्ट लाइन है, आप समझने की कोशिश कीजिए बच्चों, जो इंडिया की तट रेखा है वहां पर हमारे पास एक अच्छा खासा ह्यूज पोटेंशियल है। वहां पर हम क्या कर सकते हैं, ये विंड टर्बाइंस लगाकर बहुत बड़े लेवल पर विंड एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, सो ये अपने आप में हमारे पास एक पोटेंशियल है जिससे हम और ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं, और फ्यूचर में हमें उम्मीद है कि हम ऐसा कर भी पाएंगे। अगर हम राइट नाउ करंट सिचुएशन की बात करें, अभी की बात करें, तो भारत में सबसे बड़ा विंड फार्म जहां हमारे पास हवा का इस्तेमाल करके सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है, दैट इज मुपंडल विंड फार्म। ठीक है, याद रखिएगा, मुपंडल विंड फार्म ये तमिलनाडु में है। ये कंट्री का सबसे बड़ा ऑपरेशनल विंड फार्म है, जिसकी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है 1500 मेगावाट। क्योंकि कई बार इस तरह के सवाल भी जो है वो पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि आप सोलर एनर्जी की बात करें तो भाडला सोलर पावर प्लांट है, उसके बारे में कई बार सवाल पूछा गया है, तो इस तरह का सवाल भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास माउंट मकालू। तो आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जैसा कि नाम से आपको काफी हद तक क्लैरिटी हो रही होगी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो तिब्बत वाला एरिया है, जो हमारा चाइना के साथ बॉर्डर लगता है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए आईटीबीपी स्पेशली काम करती है। इनको स्पेशल ट्रेन किया जाता है। तो इनके जवानों ने अभी माउंट मकालू को यहाँ पर क्या किया है, सक्सेसफुली स्केल किया है। वहां पर इन्होंने पर्वतारोहण किया है। ये वर्ल्ड की 5th हाईएस्ट पीक है। ओके, जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि हमारे पास, अगर मैं बात करूं वर्ल्ड की जो सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है, अगर मैं बात करूं, सबको पता होगा माउंट एवरेस्ट। ओके, माउंट एवरेस्ट जो है वो हमारे पास वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है। और जब हम बात करते हैं उसकी हाइट की, तो जो कि ऑफिशियल हाइट जो कही जाती है, दैट इज 8848 मीटर। ठीक है, तो 8848 मीटर हमारे पास, और इसको सागर मत्था कहा जाता है नेपाल में। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को सागर मत्था नेपाल में कहा जाता है। और हमारे पास तिब्बत में इसको और अलग नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर आप इसको कंपेयर कीजिए माउंट मकालू से। तो माउंट मकालू की जो हाइट आपको देखने को मिल रही है, दैट इज 8485 मीटर। तो यानी कि एवरेस्ट की जो हाइट है, आप यहां से कंपेयर कर सकते हैं, उससे ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑलमोस्ट हमारे पास सिमिलर सी ही जो रेंज है वहां पर ये देखने को मिलती है। तो माउंट मकालू कहां पर लोकेटेड है, ये मकालू बारून नेशनल पार्क। ठीक है, मकालू बारून नेशनल पार्क है, यहाँ पर सिचुएटेड है। देखिए, आईटीबीपी अपने आप में खास है। आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि हमारे पास आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जो इंडिया की आर्मी है, नेवी है और एयरफोर्स है, वो सब किसके अंडर आती हैं, वो सब आती है हमारे पास डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर, रक्षा मंत्रालय के अंडर, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर। लेकिन जो हमारे पास ये असम राइफल्स है, ठीक है, हमारे पास बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, बीएसएफ, सीआईएसएफ है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एंड सशस्त्र सीमा बल। ये हमारे पास टोटल 7 आर्म्ड पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस है। ठीक है, जिनको पहले पैरामिलिट्री फोर्सेस कहा जाता था। तो दीज आर द 7 आर्म्ड पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस। ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं। ये जितने भी आपको नाम नीचे दिखाई दे रहे हैं, ये सब किसके अंडर आते हैं, होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय के अंडर। ओके, जबकि हमारे पास अगर मैं बात करूं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, दे ऑल कम अंडर द डिफेंस मिनिस्ट्री। सो डू रिमेंबर द डिफरेंस कि हमारे पास डिफेंस मिनिस्ट्री अलग एंटिटीज को कंट्रोल करती है और हमारे पास होम मिनिस्ट्री अलग एंटिटीज को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट हमारे पास फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस। ये बच्चों आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पता होना चाहिए। वो क्या, देखिए, भारत जो है वो शुगर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों है। राइट नाउ वर्ल्ड में सबसे बड़े लेवल पे शुगर प्रोडक्शन भी भारत में होती है और उसकी कंजप्शन भी भारत में होती है। तो यहाँ पर आप देखिए कि किसान जो गन्ना हमारे पास उत्पादन करते हैं, जो शुगर केन का उत्पादन होता है, उसका एक प्रॉपर रेट किसान को मिले, उसके लिए सरकार ने एक मैकेनिज्म बनाया है। आप ये समझिए कि हमारे पास सरकार द्वारा एक असरदार मैकेनिज्म यहाँ पर बनाया गया है। उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे। सरकार क्या करती है, हमारे पास केंद्र सरकार क्या करती है कि एक प्राइस निर्धारित करती है हर साल के लिए, जिसको हम कहते हैं फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस, एंड दैट इज ओनली फॉर द केस ऑफ शुगर केन। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए
कि हमारे पास सरकार क्या कहती है कि लेट सपोज कि हमारे पास गन्ने का जो रेट होगा, मतलब जिस रेट पर हमारे पास शुगर मिल्स गन्ना खरीदेंगी, उसका जो मिनिमम रेट होगा वो सरकार निर्धारित करेगी ताकि किसान को नुकसान ना हो। तो यहां पर आप देखिए, अब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे ये नहीं पूछेंगे इस साल का रेट क्या है, आपसे क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको यहां समझाने की कोशिश करता हूं। पहला सवाल, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस का जो कंसेप्ट है वो किस क्रॉप के लिए, किस फसल के लिए किया जाता है, दैट इज फॉर शुगर केन। पहला सवाल, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस जो है वो किस फसल के लिए निर्धारित किया जाता है, शुगर केन, क्योंकि बाकी फसलों के लिए हम एमएसपी करते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस भारत में 22 फसलों के लिए किया जाता है, 22 क्रॉप्स के लिए, ठीक है। और इसमें जैसे हमारे पास आपको पता होगा वीट बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी कई सारी फसलें हैं, कोपरा है, कई सारी फसलों के बारे में। लेकिन शुगर केन इकलौती ऐसी फसल है जिसके लिए एफआरपी निर्धारित किया जाता है। अब ये सवाल उठता है कि ये एफआरपी या एमएसपी ये दोनों कौन डिसाइड करता है। सो दैट इज टू बी डिसाइडेड बाय कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। दो बहुत महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है। ये डिसाइड कौन करता है, दैट इज डिसाइडेड बाय हमारे पास सीसीए, दैट इज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। और यहाँ पर जो हमारे पास एफआरपी है, दैट इज फॉर केस ऑफ शुगर केन। एमएसपी कितनी क्रॉप्स पे दिया जाता है, ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। एमएसपी दिया जाता है टोटल 22 क्रॉप्स पे, ओके। सो आई गेस कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। और शुगर, इट इज गवर्न्ड बाय द शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966, असेंशियल कमोडिटी एक्ट 1995। तो यहाँ पर कुछ स्पेशली एक्ट्स भी लगाए गए हैं ताकि सिस्टम को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। अब ये क्या है बच्चों, हमारे पास जो एक बहुत बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है तेलंगाना में। तेलंगाना तेलुगु भाषा बोलने वालों की एक स्टेट है जहां पर तेलुगु भाषा बहुत बड़े लेवल पर बोली जाती है, ठीक है। सो यहां पर आप देखिए कि नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी ने कुछ सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि स्ट्रक्चरल डैमेज है, डिजाइन में फ्लॉज है, जो ये इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो सेफ नहीं है। नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एंटिटी है जिसने क्या कहा है कि तेलंगाना का जो कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो सेफ नहीं है। अब सवाल क्या क्या आपसे पूछे जा सकते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा, यहां से क्या क्या सवाल निकलकर सामने आ सकते हैं। सबसे पहला सवाल, जो कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो भारत के किस राज्य में हमारे पास चल रहा है, पहला सवाल। सो दैट इज इन तेलंगाना। दूसरा, कोई भी इरिगेशन प्रोजेक्ट है, कोई भी सिंचाई का प्रोजेक्ट है, उसके लिए कोई ना कोई रिवर हमारे पास यूज की जा रही होगी, रिवर का पानी ही डाइवर्ट किया जा रहा होगा। तो कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट में कौन सी रिवर का पानी जो है वो डाइवर्ट किया जा रहा है, दैट इज गोदावरी रिवर, ठीक है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, इसलिए सवाल आने की पॉसिबिलिटी बनती है। अच्छा, गोदावरी की बात करें, गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ये सवाल कई बार पेपर में पूछा गया है कि भारत में किस रिवर को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, गोदावरी ऑल्सो नोन टू बी दक्षिण गंगा। ये हमारे पास सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। इंडिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है गोदावरी रिवर आफ्टर गंगा, ठीक है। ओरिजिनेटिंग फ्रॉम त्रिम्बकेश्वर इन महाराष्ट्र, जो कि त्रिम्बकेश्वर महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है और हमारे पास आगे चलकर ये जो बे ऑफ बंगाल है उसकी तरफ मूव करती है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि साउथ इंडिया की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो वो कृष्णा रिवर है। तो साउथ इंडिया में दो रिवर्स बहुत महत्वपूर्ण है, गोदावरी और कृष्णा। दोनों के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 HDI। अभी HDI का कंसेप्ट क्या है, देखिए जब हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो बेसिकली यहां पर आप देखिए कि हम बात करते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब नो डाउट भारत एक बड़ा देश है, तो हमारी जीडीपी जो है वो हमारे पास यूरोप की ज्यादातर कंट्रीज से अच्छी ही होगी जीडीपी। लेकिन क्या लिविंग स्टैंडर्ड, क्या भारत के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड यूरोप के कंट्रीज के लोगों के लेवल का है, तो वो अभी तक हम नहीं अटेन कर पाए। आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि जीडीपी से हम ये तो देख रहे हैं कि देश में उत्पादन कितना हो रहा है, लेकिन मानव जो है, जो आम लोग हैं वहां पे, उनका जीवन जीने का तरीका कैसा है, वो किस लेवल पर उनको फैसिलिटीज मिल पा रही हैं, उस चीज को देखने के लिए हम HDI का इस्तेमाल करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये जो कंसेप्ट था ये दिया था हमारे पास एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूबुल हक ने।
HDI का जो कंसेप्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो कंसेप्ट है, वो महबूबुल हक ने दिया था। अब यहाँ पर इसको लेकर एक रिपोर्ट आई है और इंडिया का रैंक कितना रहा, 130। अब देखिए हम कितना पीछे हैं भारत से। हमारे पास 100 से ज़्यादा देश भारत से आगे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। और ये रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब इसमें 2-3 सवाल जो आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल, ये सवाल देख लेते हैं कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल, ये कंसेप्ट किसने दिया था? तो कंसेप्ट जो था वो दिया था पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूबुल हक ने। दूसरा, इंडिया का रैंक क्या रहा? इंडिया का रैंक रहा 130th। ठीक है, ये रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर? सो दैट इज डन बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, सबसे बेस्ट रैंक किस कंट्री का रहा? सो दैट इज आइसलैंड। और सबसे खराब रैंक रहा साउथ सुडान। ठीक है, सो आई गेस ये क्लैरिटी हो गई होगी आपको कि हमारे पास पेपर में यहां से सीधा सीधा सवाल जो है वो पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट, इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब पहली बात तो जब हम बात करते हैं यूके की, यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम का मतलब क्या है? देखिए, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, इन सबको मिलाकर बनता है हमारे पास यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, जिसके अभी जो किंग है राइट नाउ, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो किंग चार्ल्स। ठीक है, हमारे पास पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूके का मतलब क्या है। तो इंडिया और यूके ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या है? देखिए, जब भी हम किसी दूसरी कंट्री से कोई भी चीज इंपोर्ट करते हैं, मान लीजिए यूके से हमने कोई चीज खरीदी, तो उसके ऊपर एक टैक्स लगता है, इंपोर्ट ड्यूटी। कुछ लोग इसको टैरिफ भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ऐसे टैक्स लगने से क्या होता है कि उस कंट्री का प्रोडक्ट जो है वो, इंपोर्ट ड्यूटी लगने से उस कंट्री का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा? एक्सपेंसिव हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। और एक्सपेंसिव होने की वजह से उसकी जो सेल है हमारी कंट्री में वो कम होगी। लेकिन अगर ये इंपोर्ट ड्यूटी हट जाए तो वो एक्सपेंसिव नहीं रहेगा और सेल्स क्या होंगी? वो बढ़ती हुई दिखेंगी। अल्टीमेटली दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड जो है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। और इसके लिए दोनों कंट्रीज क्या करते हैं? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं ली जाएगी। इंडिया ने किस मेजर इकोनॉमी के साथ रिसेंटली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है? सो दैट इज यूके। ठीक है, और ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है क्योंकि हम वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, यूके 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा समझौता यहाँ पर आपको देखने को मिला। देखिए, यूके के बारे में हम बात करें तो हमारे काफ़ी हिस्टोरिकल टाइज हैं यहाँ पे यूके के साथ। और इवन बहुत बड़े लेवल पर हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो चलता रहता है। तो बेसिकली यहाँ पर इससे इंडियन एक्सपोर्टर्स को काफ़ी एडवांटेज मिलेगा। इंडियन मार्केट के अंदर आपको कई सारे इंटरनेशनल लेवल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, राइट नाउ प्राइम मिनिस्टर कौन है यूके के? तो हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके? ये भी आप याद रखेंगे, जिनके साथ पीएम मोदी ने ये एग्रीमेंट साइन किया है, कियर स्टारमर। ही इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। ठीक है, और यूएस में जो अपर हाउस है पार्लियामेंट का, उसको बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और लोअर हाउस को बोला जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स। ये भी एक चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे इंडिया में लोकसभा राज्यसभा है, ठीक है, तो यहाँ पर लोकसभा की जगह है हाउस ऑफ कॉमन। ठीक है, यूके में लोकसभा की जगह आप मान सकते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, और राज्यसभा की जगह हमारे पास यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और जैसा कि मैंने बताया, प्रेसिडेंट की पोजीशन तो वहां नहीं होती, तो वहां पर हमारे पास आपको मोनार्क देखने को मिलेंगे जो कि है किंग चार्ल्स द थर्ड। ओके, सो आई गेस ये थोड़ी सी क्लैरिटी आपको हो गई होगी। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, क्लाउड सीडिंग इन दिल्ली। अभी क्लाउड सीडिंग क्या है? देखिए, हमारे पास दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो बहुत खराब है। ठीक है, लेकिन दिल्ली की एयर क्वालिटी को सबसे खतरनाक लेवल पर कौन लेकर जाता है? PM 2.5 और PM 10। ये दो ऐसे हमारे पास पदार्थ हैं जो एयर में प्रेजेंट है और जो सबसे ज्यादा हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10। इन दोनों को टैकल करने के लिए हमारे पास, जब इनका जो हमारे पास एक लेवल है एयर में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आर्टिफिशियल रेन का सहारा कई कंट्रीज में लिया जाता है। तो अब दिल्ली में भी उस चीज का सहारा लिया गया है, यहाँ पे क्लाउड सीडिंग कराएगी। क्लाउड सीडिंग क्या होती है? आर्टिफिशियल रेन।
क्लाउड सीडिंग से मतलब बेसिकली क्या है, आम भाषा में अगर मैं बात करूं, आर्टिफिशियल रेन। ठीक है, आर्टिफिशियल रेन यहाँ पर कैसे कराई जाती है, हमारे पास हम क्या करते हैं, केमिकल यूज करते हैं, सिल्वर आयोडाइड या पोटाशियम आयोडाइड, और कई बार ड्राई आइस का। ये केमिकल जो जनरली सबसे ज्यादा यूज होता है, एक तो सिल्वर आयोडाइड और या फिर ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को हम इतने डाउन लेवल पर लेके जाते हैं, टेम्परेचर इतना डिप करते हैं कि ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो सॉलिडिफाई जो हमारे पास CO2 है, इसको हम बोलते हैं ड्राई आइस। ड्राई आइस क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब वो मेल्ट होगी तो वो वाटर में कन्वर्ट नहीं होगी, वो फिर से CO2 में बदल जाएगी। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि प्लेन्स को, जो प्लेन है उनको क्लाउड की हाइट से ऊपर लेके जाया जाता है, ठीक है, और वहां पर ये सिल्वर आयोडाइड और ड्राई आइस को जो है वो एक तरह से स्प्रेड किया जाता है, और उससे हमारे पास रेनफॉल होता है। सो इसको हम बोलते हैं क्लाउड सीडिंग। ओके, सो इससे अल्टीमेटली जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें सुधार देखने को मिलता है। पेपर में कई बार सवाल पूछा जाता है कि क्लाउड सीडिंग के लिए हमारे पास किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पे आपने याद रखना है जनरली सिल्वर आयोडाइड है। सिल्वर आयोडाइड की जगह हमारे पास कई बार पोटाशियम आयोडाइड भी यूज कर लिया जाता है, लेकिन जनरली सिल्वर आयोडाइड का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, और साथ ही हमारे पास ड्राई आइस। ठीक है, तो ये सबसे एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। अच्छा, वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स जो रिलीज की गई थी स्विस कंपनी के द्वारा, उसमें इंडिया को वर्ल्ड की 5th मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, हमें पोल्यूशन के ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, सिचुएशन बहुत ज्यादा अभी भी गड़बड़ है अगर हम बात करें तो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास वेम्बनाड लेक डिग्रेडेशन। ओके, सो यहाँ पे आप देखिए कि वेम्बनाड लेक जो इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक है। ठीक है, अब एक बहुत अच्छा सवाल आपको यहाँ पे मिल गया सॉरी, सवाल क्या मिला कि इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक कौन सी है। ठीक है, सो ये वेम्बनाड लेक जो कि कहाँ पर है, केरला में। इस पर लेकिन अब यहाँ पर बुरी खबर ये आई है कि पोल्यूशन की वजह से, एनक्रोचमेंट की वजह से इसकी डिग्रेडेशन हो रही है, लगातार इसका पतन हो रहा है। ये कहाँ पर है, केरला में है, और ये आप देखिए कि 96.5 किलोमीटर मतलब ये इसका स्पैन है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि क्यों ये इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट लेक है। अच्छा, जब भी हम बात करते हैं वाटर सोर्सेज की, तो आपको मैंने पिछले कई लेक्चर्स में बताया है रैमसर साइट्स का। जो रैमसर साइट्स जो इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स होते हैं उनको हम रैमसर वेटलैंड कंसीडर करते हैं। ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट रैमसर साइट है आफ्टर सुंदरबन। अब यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन पता चल गया कि इंडिया में सबसे बड़ी रैमसर साइट कौन सी है, सुंदरबन। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है वेम्बनाड लेक। ओके, और वेम्बनाड लेक में हर साल एक इवेंट होता है, वेल्लम काली। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बोट रेस होती है यहाँ पर, इस हमारे पास लेक के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग, जिसको नेहरू ट्रॉफी बोट रेस भी कहा जाता है। अगस्त के मंथ में होती है। तो वेल्लम काली जो है, कई बार यही पूछ लिया जाता है कि इवेंट है जो भारत के किस राज्य में देखने को मिलता है, दैट इज इन केरला। और यहीं पर आपको देखने को मिलेगी, वेम्बनाड लेक के साथ ही देखने को मिलेगी कुमराकोम बर्ड सेंचुरी। ठीक है, तो अपने आप में कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दिख गए होंगे, और ये रैमसर साइट्स के बारे में हम बार बार बात करते रहते हैं, तो प्लीज इसको याद रखना। रैमसर साइट्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, जो वेटलैंड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना थ्रू आउट द वर्ल्ड। नेक्स्ट हमारे पास 2025 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आई है। पहला क्वेश्चन, ये रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सो IMF के द्वारा हमारे पास जो है ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की जाती है। ओके, IMF का मेन ऑब्जेक्टिव हमारे पास आप समझिए कि पूरे वर्ल्ड में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखना रहता है। तो इसने रिपोर्ट में, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में क्या कहा गया है कि दैट इंडिया विल सरपास जापान टू बिकेम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2025। ठीक है, जापान को भी सरपास कर जाएगा इंडिया। और IMF ने इंडिया का जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो 2.8% रखा है कि 2.8% से इंडिया जो है वो ग्रो करेगा। IMF की जब मैं बात करता हूं तो प्लीज याद रखिएगा, IMF की करंट जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका नाम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, शी इज द करंट मैनेजिंग डायरेक्टर। ओके, और IMF कहाँ से ऑपरेट करता है, वॉशिंगटन DC USA से ऑपरेट करता है। ठीक है, सो IMF का यहाँ पे मानना है कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो अभी थोड़ा
डाउन हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जो ग्रोथ रेट है वो बना रहेगा। और ये सब बात की जाती है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। यहाँ पे ये जरूर याद रखिएगा, जो ग्रोथ फोरकास्ट ये सब जो बताया जाता है, दैट इज ऑल इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। जीडीपी मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि एक साल के अंदर एक कंट्री की पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हुई। बेसिकली इसमें जीडीपी में दो बातें की जाती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, सो ये प्लीज आप अपने दिमाग में क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टेट ऑफ स्कूल एजुकेशन। एक रिपोर्ट आई है हमारे पास स्कूल एजुकेशन को लेकर, ठीक है। और यहाँ पर क्या कहा गया है कि भारत में क्लास थर्ड के केवल 23% बच्चे, लगभग 23% बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं वो पढ़ लिख सकते हैं, मतलब वो पढ़ सकते हैं। मतलब बहुत सोचने वाली बात है कि क्लास थर्ड का बच्चा जो है वो रीड भी नहीं कर पा रहा, ठीक है। यानी कि अगर आप देखिए कि हर 4 में से 3 बच्चे ऐसे हैं जो रीड नहीं कर सकते, दे नॉट इवन एबल टू रीड एट गवर्नमेंट स्कूल। जबकि सरकार जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स पे अच्छा खासा खर्च करती है। अगर आप एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर की सैलरी कंपेयर करेंगे, वो किसी भी प्राइवेट स्कूल के टीचर की सैलरी से ज़्यादा होती है। लेकिन स्टिल अभी भी काफ़ी कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, काफ़ी कुछ करने की रिक्वायरमेंट है। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे पास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में। इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने स्कूल स्ट्रक्चर को बदलने की बात की कि 10+2 के फॉर्मेट को हम चेंज करेंगे 5+3+3+4 में। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर 10+2 का इस स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो कि किसने फ्रेम की थी, के कस्तूरी रंगन। ये भी आप याद रखिएगा, इसरो के सॉरी के कस्तूरी रंगन, जो कि इसरो के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके एक साइंटिस्ट है। इन्होंने ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो फ्रेम आउट की है। इसने टारगेट एक और रखा है, जो आपके लिए सवाल बनता है कि हमने अपनी जीडीपी का लगभग 6% जो है वो एजुकेशन के ऊपर खर्च करना है। तो आपसे जो सवाल पूछा जा सकता है, एक तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आई, 2020 में आई। किसने इसको फ्रेम आउट किया, के कस्तूरी रंगन ने। किस फॉर्मेट पे एजुकेशन को लेकर जाएगी, 5+3+3+4। कितना परसेंट टारगेट रखेंगे एजुकेशन पे खर्च करने का, 6% ऑफ जीडीपी। तो ये सारे पॉइंट्स हमने रखे हैं, लेकिन अभी भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। नेक्स्ट हमारे पास इंडिया रिसीव्ड द एडवांस स्टेल्थ वॉरशिप आईएनएस तमल फ्रॉम रशिया। तो हमारे पास रशिया से इंडिया जो है एक नई वॉरशिप जो है उसको मिल चुकी है ऑलमोस्ट, दैट इज आईएनएस तमल। सो आईएनएस मींस इंडियन नेवल शिप, तमल ये रशिया से मिली है, स्टेल्थ वॉरशिप है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है बच्चों, जिसको रडार डिटेक्ट ना कर पाए। ओके, तो स्टेल्थ वॉरशिप है। 2016 में हमारे पास इंडियन रशिया डील के तहत जो है इंडिया को 2 ऐसी शिप्स देने की बात की गई थी। आईएनएस तमल जो है वो सेकंड रशियन बिल्ड फ्रिगेट है। इससे पहले आईएनएस तुशिल। सो याद रखिएगा, आईएनएस तमल, आईएनएस तुशिल, ये दोनों क्या है, स्टेल्थ वॉरशिप्स हैं जो कि इंडिया ने रशिया से ली है। यहाँ पर दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा, 2 आईएनएस तमल, आईएनएस तुशिल, बोथ फ्रॉम रशिया। रशिया इंडिया का एक मेजर डिफेंस सप्लायर है, ठीक है। और कई बार आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है या रशियन पार्लियामेंट का नाम बताओ, तो याद रखिएगा डूमा, ठीक है। जैसे इंडिया में संसद है तो रशिया में डूमा। तो प्लीज ये चीज याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है। प्रेसिडेंट का नाम आपको पता ही होगा, व्लादिमीर पुतिन है राइट नाउ। और रशिया हमें बहुत कुछ सप्लाई करता है, जैसे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, T-90 टैंक्स रशिया ने भारत को दिए हैं, सुखोई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट, MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट, इसके अलावा कोमोव हेलीकॉप्टर्स हैं, आईएनएस विक्रमादित्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आईएनएस विक्रमादित्य क्या है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, एक बहुत बड़ा समुद्री जहाज होता है, ठीक है, जो अपने आप में एक पूरी की पूरी बटालियन को कैरी करता है, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखिए कि आईएनएस विक्रमादित्य, इसका नाम एडमिरल गोर्चकोव था, ये इंडिया को दिया है। और राइट नाउ इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, आईएनएस विक्रांत, एक इंडिया ने खुद बनाया है और दूसरा है आईएनएस विक्रमादित्य, जो हमने रशिया से परचेज किया है। इसके अलावा भारत में AK-203 राइफल बन रही है, जो सभी हमारे पास डिफेंस फोर्सेस को प्रोवाइड की जाएगी, और काफ़ी टाइम से इसकी रिक्वायरमेंट थी। तो ये जो AK-203 राइफल है, इसकी प्रोडक्शन अब भारत में ही हो रही है। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया ने रशिया के साथ मिलकर बनाई, इसके बारे में भी हम और बात करेंगे। सो इंडिया और रशिया का बहुत एक
इंपॉर्टेंट अलायंस जो है अभी भी ऑन गोइंग है, तो ये चीजें आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इनके बारे में। तो ब्रह्मोस के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात कर लेते हैं। ब्रह्मोस की जब मैं बात करता हूँ, इसका नाम दो रिवर्स के नाम पे आया है। तो रशिया की रिवर आपको पता होगा, एक बड़ी फेमस रिवर है मोस्कवा, जिसके किनारे रशिया का मॉस्को शहर बसा हुआ है। और इंडिया की एक बहुत ही फेमस रिवर है ब्रह्मपुत्र। तो इन दो रिवर से नाम से हमारे पास जो है ब्रह्मोस का जो एक नाम है वो आया है। ब्रह्मोस काम करती है फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे, कि लॉन्च करो और भूल जाओ। ठीक है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक का मतलब क्या होता है कि जो फास्टर इन द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, अगर हम बात करें मैक 5 की स्पीड पे राउंड ये चलती है। ठीक है, फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे काम करती है कि एक बार आपने इसको टारगेट लॉक करके सेट कर दिया, आप इसको लॉन्च करें और भूल जाए। ठीक है, तो बहुत एक इंपॉर्टेंट मिसाइल है, वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल में से एक है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और रशिया की एनपीओ, हमारे पास एनपीओम और इंडिया के डीआरडीओ ने इसको मिलकर डेवलप किया। अब न्यूज़ क्या आई है? न्यूज़ ये आई है कि इसके लिए एक नया टेस्टिंग सेंटर बनाया जाएगा लखनऊ में। ठीक है, इसके लिए एक नया टेस्टिंग सेंटर जो है वो लखनऊ में बनाया जाएगा। आपको मैं ये भी बता दूं कि ब्रह्मोस का इंडिया ने जो है हमारे पास एक्सपोर्ट भी शुरू कर दिया है। ठीक है, सो आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं कि हमारे पास फिलीपींस को, आपसे भी पूछा सकते हैं इंडिया ने सबसे पहले किस कंट्री को ब्रह्मोस बेची है, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि हमारे पास फिलीपींस को इंडिया ने लगभग $375 मिलियन की डील हुई थी, और यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, सो ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सपोर्ट इंडिया ने किस कंट्री को हाल ही के टाइम में किया है? फिलीपींस को, एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। तो ये कुछ चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। अभी इंडिया और रशिया ब्रह्मोस 2 पे काम कर रहे हैं, जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। सुपरसोनिक का मतलब तो होता है हमारे पास अराउंड 5 मैक की स्पीड, हाइपरसोनिक अराउंड 8 मैक या उससे ज़्यादा। तो उसके ऊपर बेसिकली भी काम चल रहा है। और इस बीच खबर क्या आई है कि एक ब्रह्मोस का इंटीग्रेशन टेस्टिंग सेंटर जो है वो लखनऊ में बनाया गया है, और फ्यूचर में हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो और कई कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी की जाएगी। और याद रखिए कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है? फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे काम करती है, और दो रिवर्स के नाम पे जो है इसका नाम लिया गया है। नेक्स्ट, यूएन वेसाक डे। यूएन डे ऑफ वेसाक बेसिकली हो ची मिन सिटी वियतनाम में मनाया गया। ये वेसाक डे क्या है? होलियस्ट डे इन बुद्धिज्म। बुद्धिज्म का जो सबसे होलियस्ट डे है वो हमारे पास कंसिडर किया जाता है। ये हमारे पास महापरिनिर्वाण है लॉर्ड बुद्धा का, जिस दिन महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम बात करें ये महापरिनिर्वाण इवेंट क्या है, ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास कहा जाता है कि ये वो इवेंट होता है जब बुद्धिज्म में, बेसिकली बुद्धिज्म में महापरिनिर्वाण को कहा जाता है कि जब आप इस दुनिया के सभी झंझटों से मुक्ति पा जाते हैं। ठीक है, सो डेथ सिस्टम से आप बाहर निकल जाते हो, तो दैट इज नोन टू बी महापरिनिर्वाण। तो हमारे पास ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है। सो लॉर्ड बुद्धा के बारे में तो आपको पता ही होगा, हम पिछले लेक्चर्स में भी बात करते रहते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग और कई बार एग्जाम में आया है, इवन यूपीएससी ने भी इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा था कि जो फ्यूचर बुद्धा है, ठीक है, हमारे पास जो फ्यूचर बुद्धा है, हमारे पास उनका नाम क्या है, मतलब उनको किस तरह से रेफर किया जाता है। बुद्धिज्म में माना जाता है कि लॉर्ड लॉर्ड बुद्धा जो है, भगवान बुद्ध जो है, वो वापस इस धरती पर आएंगे, और उनको किस नाम से एड्रेस किया जाता है? दैट इज मतरैया। ये आप नाम नोट डाउन कर सकते हो, फ्यूचर बुद्धा। ठीक है, सो मैत्रेय रेफर्स टू फ्यूचर बुद्धा इन बुद्धिस्ट बिलीफ। दे बिलीव दैट ही गोइंग टू बी केम बैक ऑन दिस अर्थ। ओके, सो दो मेन ब्रांचेस है बुद्धिज्म की, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में, महायान और हिनयान। ठीक है, महायान और हिनयान, और हिनयान को हम अब थर्वेड़ा भी बोल देते हैं। सो हमारे पास महायान वो है जो गौतम बुद्ध को एक गॉड मानते हैं। ठीक है, थर्वेड़ा या हिनयान वो है जो गौतम बुद्धा को एक टीचर मानते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध को मानने वाले दो तरह के लोग हैं, एक वो जो गौतम बुद्ध को भगवान मानते हैं, और एक जो गौतम बुद्ध को हमारे पास एक टीचर मानते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास स्वेज कनाल में आज की डेट में क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, स्वेज कनाल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रूट है किसके लिए, ऑयल ट्रेड के लिए। जो वर्ल्ड का कच्चा तेल का जो ऑयल ट्रेड होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्वेज कनाल। और यहाँ पर आप देखिए कि स्वेज कनाल जो है उसमें क्राइसिस क्या आए हैं, हाउथी रेबल्स का जो है लगातार इंटरवीन्स वहां पे बढ़ गए। हाउथी अटैक्स जो है, जो समुद्री जहाज यहाँ से निकलते हैं उनके ऊपर, शिप्स के ऊपर अटैक लगातार बढ़ गए हैं। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्वेज कनाल है वो कनेक्ट करती है रेड सी को मेडिटरेनियन सी से। कई बार पेपर में सवाल आ जाता है कि हमारे पास स्वेज कनाल किसको कनेक्ट करती है। सो स्वेज कनाल कनेक्ट मेडिटरेनियन सी एंड रेड सी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक ये हमारे पास बन जाता है। अच्छा, स्वेज कनाल के बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं कि स्वेज कनाल जो है वो एक मैन मेड कनाल है और कौन सी कंट्रीज को कंट्रोल करती है, तो ये भी आप याद रखिएगा, इजिप्ट का कंट्रोल है स्वेज कनाल के ऊपर। कौन सी कंट्री का कंट्रोल है, कौन सी कंट्री से होकर ये गुजरती है, इजिप्ट से होकर गुजरती है। इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो लगभग 1869 में कंप्लीट हुई थी। ब्रिटिशर्स के द्वारा इस कनाल को बनाया गया था। ठीक है, जो कि रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को आपस में जोड़ती है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर ये हाउथी रेबल्स का लगातार अटैक बढ़ गया। हाउथी रेबल्स एक हमारे पास मिलिटेंट ग्रुप है, एक आतंकवादी समूह है जो कि कहाँ से ऑपरेट करता है, बेसिकली ये मर्ज हुआ था यमन से अब, लेकिन ये पूरे एरिया में एक्टिव है। ओके, तो हाउथी रेबल्स के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि हाउथी रेबल्स कौन सी कंट्री से इनका मर्ज हुआ था। सो दैट इज यमन। ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन ओलिविया। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने, हमारे पास भारत के बहुत ही प्यारे समुद्री जीव हैं ओलिव रेडली टर्टल्स, इनकी प्रोटेक्शन के लिए एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन ओलिविया। सो आपको बता दूं कि ऑपरेशन ओलिविया में बेसिकली जो नेस्टिंग ग्राउंड्स है, जो बेसिकली तट है, समुद्री तट है, उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट किया गया ताकि अनलॉफुल ट्रेलिंग ना हो, इन टर्टल्स को किल ना किया जाए। तो जो मेजर नेस्टिंग साइट्स हैं वो हमारे पास है गहीर माथा, ऋषिकुल्या और देवी रिवर माउथ इन ओडिशा और अंडमान आइलैंड बेसिकली। तो आपको बता दूं कि ओलिव रेडली टर्टल के बारे में कई बार सवाल पूछ लिया जाता है, और ये एक प्रोटेक्टेड स्पीसीज अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। तो टर्टल्स की स्पीसीज जब भी भारत में बात होगी तो आप याद रखिएगा ओलिव रेडली टर्टल भारत के एक बहुत ही फेमस टर्टल स्पीसीज है, जिसकी प्रोटेक्शन के लिए लगातार जो है गवर्नमेंट और हमारा कोस्ट गार्ड जो है वो काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास E0FIR। तो ये 0FIR क्या होती है, मान लीजिए आपको कोई FIR लॉन्च करानी है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। तो FIR कहाँ लॉन्च होती है, जहां वो क्राइम हुआ, जो एरिया बेसिकली हर पुलिस स्टेशन का एक जुरिस्डिक्शन होता है, हर पुलिस स्टेशन का एक जुरिस्डिक्शन होता है, उसके अकॉर्डिंग ही FIR फाइल होती है। लेकिन अभी आप क्या करते हो, मान लो जैसे स्टार्टिंग में आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर FIR फाइल कर सकते हो, इररिस्पेक्टिव वो पुलिस स्टेशन का एरिया उस क्राइम के एरिया में फाइल आता है या नहीं। तो इसको हम बोलते हैं 0FIR। लेकिन अभी E0FIR, इलेक्ट्रॉनिक 0FIR का इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है दिल्ली में बाय द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो 0FIR फाइल्ड एट एनी पुलिस स्टेशन, जैसा कि मैंने बताया, रिगार्डलेस ऑफ द जुरिस्डिक्शन फॉर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, और बाद में इसको प्रॉपर उसी थाने में जिसमें ये बनता है वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब लेकिन अब कंसेप्ट आया है E0FIR का। आपको पता होना चाहिए कहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है, दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया है। और E0FIR is electronic version of 0FIR enabled under section 173(1) and 1 clause 2 of भारतीय न्याय संहिता। तो प्लीज ये चीज आप याद रखिएगा। और जो भी आपने 0FIR रजिस्टर की है उसको आपको रेगुलर FIR में कन्वर्ट कराना होता है विद इन 3 डेज। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जो नॉर्मल FIR में आपने कन्वर्जन कराना होता है 0FIR का, वो कितने दिन में कराना होता है, विद इन 3 डेज। नेक्स्ट हमारे पास RBI डिविडेंड ट्रांसफर। अब ये क्या है बच्चों, देखो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे तो उसका काम क्या है, ये सेंट्रल बैंक है और भारत के बैंकों को कंट्रोल और रेगुलेट करना। लेकिन आपने एक चीज सुनी होगी कि RBI बैंकर्स बैंक है। RBI बैंकों को लोन देता है, और जब भी लोन दिया जाता है तो क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है, इनकम। तो यानी कि RBI बैंकों को लोन देता है,
उस लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और उससे आरबीआई को इनकम जनरेट होती है। और भी आई आरबीआई कई सारे ऐसे इनिशिएटिव लेता है जिससे आरबीआई को इनकम जनरेट होती है। तो आरबीआई जो भी इनकम जनरेट करता है, जो भी प्रॉफिट कमाता है, उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सरकार को यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी ट्रांसफर किया जाता है। ये उसके सेक्शन 47 में मेंशन है। सो आपको पता होना चाहिए आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ था 1935 में, 1 अप्रैल 1935 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन। और यहां पर उसके सेक्शन 47 में ये कहा गया था कि उसके एक्ट में कि उसको हमेशा जो भी सरप्लस फंड्स होंगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर करने होंगे। तो इस बार आरबीआई ने लगभग 2.5 से 3 लाख करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर किया है, अपने आप में बहुत बड़ी बात। और आरबीआई के बारे में हमेशा याद रखेंगे कि आरबीआई की जो नेशनलाइजेशन, जो राष्ट्रीयकरण था, वो हुआ था 1 जनवरी 1949। एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1 अप्रैल 1935। दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, याद रखिएगा। दोनों के बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। क्वेश्चन दोनों अलग है, पेपर में आपको पता होना चाहिए कि पूछा क्या गया है, ठीक है। और अगर हम बात करें आरबीआई के करंट गवर्नर की, तो ये भी आप याद रखिएगा, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है आरबीआई का। और संजय मल्होत्रा, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई? संजय मल्होत्रा, ठीक है। सो डू रिमेंबर दैट। नेक्स्ट, फर्स्ट स्टेट टू अटेन फुल फंक्शनल लिटरेसी। तो मिजोरम भारत का ऐसा पहला राज्य बना है जिसने उल्लास स्कीम के तहत अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग एआई इन लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, तो फुल फॉर्म याद रखेंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, 2027 तक एक्टिव रहेगी। इसके तहत भारत का पहला राज्य जिसने 100% फंक्शनल लिटरेसी अटेन की है, सो वो है मिजोरम। और अगर यूटीज की बात करें तो लद्दाख। अच्छा, एक चीज मैं और आपको बता दूं कि मिजोरम के बाद गोवा भी 100% फंक्शनल लिटरेसी अटेन कर चुका है अंडर दिस प्रोग्राम। सो भारत के दो राज्य मिजोरम और गोवा अंडर द उल्लास स्कीम हमारे पास अटेन कर चुके हैं 100% फंक्शनल लिटरेसी। और अगर यूटीज की बात करें तो उसमें हमारे पास स्टेट आ जाएगी, सॉरी, यूनियन टेरिटरी आ जाएगी लद्दाख। तो प्लीज ये दोनों पॉइंट्स जो है वो याद रखेंगे। और मिजोरम को पता होना चाहिए एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, एजवाल इसकी कैपिटल है, म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करती है। और अगर हम बात करें राइट नाउ इसके जो हमारे पास करंट चीफ मिनिस्टर है वो है लाल डोमा, ठीक है। लाल डोमा जो हमारे पास एक फॉर्मर सिविल सर्वेंट थे, इन्होंने अपनी पार्टी खड़ी करी और अभी ये राइट नाउ इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम। नेक्स्ट हमारे पास 2025 इंटरनेशनल बुकर प्राइज, सबसे बड़ा प्राइज माना जाता है इंग्लिश लिटरेचर में। तो इस बार का जो बुकर प्राइज है वो एक इंडियन राइटर को मिला, इसलिए खास हो जाता है, ठीक है। सो इंडियन राइटर है हमारे पास भानु मुश्ताक। इनकी बुक को ट्रांसलेट किया है दीपा बास्ती ने। एक्चुअली ये जो बुक लिखी थी भानु मुश्ताक ने, ये हमारे पास कन्नड़ लैंग्वेज में है, फिर इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ हार्ट लैम्प का, और इसको मिला है 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ये जो बुक थी ये 1970 की बांडिया मूवमेंट से इंस्पायर थी। ये बांडिया मूवमेंट बेसिकली दलित और वुमेन राइट्स को लेकर एक मूवमेंट चली थी हमारे पास कर्नाटक में। और उसी के ऊपर इन्होंने एक बुक लिखी भानु मुश्ताक जी ने, हमारे पास हार्ट लैम्प, और इसको आगे चलकर इंग्लिश में कन्वर्ट किया दीपा बास्ती ने। तो इस बुक को ये हमारे पास अवार्ड दिया गया। दोनों नाम आप याद रखेंगे, पेपर में सवाल सीधा सीधा भी पूछ लिया जाता है कि किस बुक को अवार्ड मिला है, ठीक है। ये हमारे पास यूके में दिया जाने वाला एक अवार्ड है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे लिटरेचर का एक बड़ा प्राइज इसको कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास गोल्डन डोम। तो यूएस प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया है कि वो एक नया डिफेंस मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। अब आप समझते हैं कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या यूएस के पास कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि यूएस का सबसे बेस्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो है थार्ड, दैट इज टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। आपको बता दूं मैं कि यूएस का एक बहुत ही एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है थार्ड, दैट इज टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। और इसके अलावा एक पैट्रियट सिस्टम भी इनके पास है। तो ध्यान से सुनिएगा जो मैं यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं। यूएस के पास ऑलरेडी 2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, एक है थार्ड और दूसरा है पैट्रियट। अब ये तीसरा सिस्टम ये बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है गोल्डन डोम। तो प्लीज याद रखिएगा ये 3 हमारे पास सिस्टम अब यूएस के पास हो जाएंगे।
लेकिन वर्ल्ड का जो सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो S-500 है, जो रशिया का है। S-400 भी रशिया का है। S-400 हमने रशिया से परचेज भी किया, आपको पता होगा। इंडिया का खुद का अपना बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है। अच्छा, वर्ल्ड में आप याद रखिएगा एक और मिसाइल डिफेंस सिस्टम न्यूज में रहता है, जो कि है आयरन डोम। वर्ल्ड में एक बहुत मिसाइल डिफेंस सिस्टम फेमस है जिसका नाम है आयरन डोम, और ये कौन सी कंट्री का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है? दैट इज ऑफ इजराइल। ओके। अब जो इंडिया का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसमें S-400 भी है, मीडियम रेंज मिसाइल्स भी हैं, आकाश है, बैरक 8 है। ये बैरक 8 हमने इजराइल से परचेज किए, याद रखिएगा। बैरक मिसाइल इजराइल से परचेज किए। तो हम इन सब का इस्तेमाल करके एक अपना डिफेंस सिस्टम मैकेनिज्म बना चुके हैं, क्योंकि हमें दोनों साइड से प्रोटेक्शन की जरूरत है, एक तरफ चाइना और दूसरी तरफ पाकिस्तान। नेक्स्ट हमारे पास जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने चैलेंज किया है के वीरास्वामी जजमेंट को। 1991 की जो के वीरास्वामी जजमेंट है उसको चैलेंज किया है। अब ये है क्या, ये आपको क्या पता होना चाहिए? तो स्टोरी का थोड़ा बैकग्राउंड में लेके चलता हूँ। हमारे पास जस्टिस वर्मा एक हमारे पास जज थे दिल्ली हाई कोर्ट में, और इनके घर पे एक बहुत बड़े लेवल पर कैश बरामद हुआ। अब वो कैश कैसे बरामद हुआ कि ये भाई साहब बाहर गए हुए थे और इनके घर पर पीछे से आग लग गई, और जब फायर ब्रिगेड वहां पहुंची तो वहां पर कैश जो है, मतलब रूम पूरा कैश का भरा हुआ मिला। तो ऑब्वियसली तो बोलते हैं कि मैं करप्ट नहीं हूं ये सब, बट अब आप सोच के देखिए कि ऐसे करप्ट लोग जुडिशरी में जब तक बैठेंगे तो कैसे सिस्टम चल पाएगा। अब यहां पर आप देखिए कि हुआ क्या। यहाँ पर इन हाउस इंक्वायरी इनके ऊपर चलाएगी। इन हाउस इंक्वायरी का मतलब क्या होता है कि जजेस ही इंक्वायर करेंगे, ठीक है, और बाद में फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। मतलब कोई फॉरेन मतलब कोई भी इंडिपेंडेंट एजेंसी को यहाँ पर वर्क करने की अभी परमिशन नहीं है। देखिए ये जजमेंट जो है, देखिए ध्यान समझिएगा, 1991 में केस आता है के वीरास्वामी जजमेंट। इसमें क्या कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो जजेस हैं वो पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, लेकिन उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी वो होगी आफ्टर द सीजीआई अप्रूवल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अप्रूवल के बाद। अब आप सोच के देखिए कि एफआईआर भी रजिस्टर्ड तब होगी एक जज के खिलाफ जब सीजीआई अप्रूव करेंगे। तो ये कितनी बड़ी बात है। इसी वजह से आप देखिएगा कि जजेस के ऊपर करप्शन के एलिगेशन लगते रहते हैं, और बहुत सारे जजेस के ऊपर लगातार एलिगेशन लगने के बाद भी इस सब में कोई कमी नहीं आती, क्योंकि जजेस को पता है कि अल्टीमेटली सीजीआई का अप्रूवल मिलना कोई आसान काम नहीं है। तो इस चीज के ऊपर वाइस प्रेसिडेंट ने यहाँ सवाल खड़े किए हैं, ठीक है। इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स जो हैं वो भी शुरू हो चुके हैं, आपको पता होगा, जस्टिस वर्मा के खिलाफ अंडर द आर्टिकल 124 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। लेकिन आज तक भारत के इतिहास में कभी इम्पीचमेंट सक्सेसफुल नहीं हुई, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए, और यहाँ पे याद रखना होगा कि वीरास्वामी जजमेंट क्या बात करती है। ओके, नेक्स्ट न्यूज, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट अभी हुआ हमारे पास, कहाँ पर? रोटरडैम, नीदरलैंड। हाइड्रोजन को फ्यूचर एनर्जी के रूप में कंसिडर किया जाता है। तो रोटरडैम नीदरलैंड में एक समिट हुआ, ठीक है, और ग्लोबल हब फॉर ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन के बारे में बात हुई। हाइड्रोजन की बात करें तो अपने आप में फ्यूचर फ्यूल है, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? देखिए ग्रीन हाइड्रोजन क्या है कि जब हम वाटर क्या है? H2O, दो हाइड्रोजन के एटम, एक ऑक्सीजन का एटम। जब हम इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो हम इसको स्प्लिट कर देते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। उसके लिए अगर हम सोलर एनर्जी या बायोमास गैसिफिकेशन का यूज कर रहे हैं, दैट इज नोन टू बी ग्रीन हाइड्रोजन, कि बिना कुछ पोल्यूशन के आपने हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस किया। सो हाइड्रोजन जो है वो लाइटेस्ट गैस है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स में, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, और हाईली फ्लेमेबल है एट रूम टेम्परेचर। सो इसलिए इसको फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है। तो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। हाइड्रोजन समिट कहां पर हुआ? रोटरडैम, नीदरलैंड। ओके, लास्ट न्यूज फॉर द डे, बर्ड विंग सोलर इवेंट। एक इवेंट नासा ने यहाँ पर ऑब्जर्व किया और उसको नाम दिया बर्ड विंग। तो एक इवेंट नासा ने ऑब्जर्व किया और उसको नाम दिया बर्ड विंग। बेसिकली क्या है कि जो सन का हमारे पास नदर्न हेमिस्फेयर है वहां पर प्लाज्मा स्ट्रक्चर, ठीक है, प्लाज्मा स्ट्रक्चर के अंदर एक बर्ड विंग प्लाज्मा स्ट्रक्चर देखने को मिला, जिसमें सोलर फ्लेयर थी और कोरोनल मास इंजेक्शन था। तो अल्टीमेटली ये जो इवेंट था एक रेयर इवेंट होता कभी कभार है, लेकिन इस तरह का इवेंट जो है उसमें एक बर्ड की शेप का आपको
यहाँ पर प्लाज्मा स्ट्रक्चर देखने को मिला, तो इसीलिए हमारे पास इसको एक बर्ड विंग नाम दिया। अच्छा, सोलर फ्लेयर्स की जब मैं बात करूं, सडन इंटेंस बर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। सोलर फ्लेयर क्या होती है? सडन इंटेंस बर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और ये जो है अर्थ तक पहुंच सकती है और सैटेलाइट्स को काफी हद तक प्रॉब्लम में डाल सकती है। आपको पता होना चाहिए सन से अर्थ तक सनलाइट को पहुंचने में कितना टाइम लगता है? लगभग 8 मिनट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नासा ने अभी एक बर्ड विंग विंग इवेंट ऑब्जर्व किया था, व्हाट इज दिस? सो बेसिकली इट्स अ, हाँ जी, प्लाज्मा विंग स्ट्रक्चर ऑन द नदर्न हेमिस्फीयर ऑफ द सन। तो ये थे स्टूडेंट इस मंथ के करंट अफेयर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।